गरीबी का अनुमान लगाने वाली और गरीबी को परिभाषित करने वाली रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन सी रंगराजन का मानना है कि शहरों में जो लोग 47 रुपये रोजाना खर्च करते हैं वे तथा गांवों में 32 रुपये रोजाना खर्च करते हैं वे गरीब नहीं हैं। आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों के नेता और चिंतक विचारक सभी इस बात से हैरान है कि गरीबी का इतना क्रूर मजाक कैसे किया जा सकता है। रंगराजन समिति मानती है कि भारत में हर 10 नागरिकों में 3 भारतीय गरीब है और रंगराजन कहते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से गरीबी का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार विश्व बैंक प्रतिदिन $2 से कम खर्च करने की क्षमता रखने वाले को गरीब मानता है और क्रय शक्ति के आधार पर हमारा अनुमान $2.4 बनता है। गरीबी की इस नई परिभाषा पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसी ने इसे हास्यास्पद कहा, किसी ने कहा कोरी बकवास। देश में हर स्तर पर इस रिपोर्ट की निंदा की जा रही है। ये तो बिल्कुल सच है कि ये अनुमान न तो सामान्य तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर व्यवहारिक लगता है। आइए देखते हैं रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय चिंतक और विचारकों की टिप्पणियां क्या है। 2009-10 से 2011-12 तक एक तेंदुलकर पैनल ने जो दारिद्र्य की, गरीबी रेखा की व्याख्या की थी, उस आधार पर गरीबी का आकलन किया गया था। गरीबों की संख्या निश्चित की गई थी और उस आधार पर शासन ने दारिद्र्य निर्मूलन के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की थी। तेंदुलकर पैनल ने यह निर्धारित किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च यदि 27 रुपये करता है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। मैं दोहराता हूँ, आपको यह बात समझ में आए इसलिए मैं दोहराता हूँ। 2012 तक यह क्राइटेरिया था, तेंदुलकर समिति का क्राइटेरिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति 27 रुपया खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। नागरिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम सब लोग सड़क के किनारे जाकर टपरी पर चाय पीते हैं, कभी कभी एक आध समोसा भी खा लेते हैं यदि खिस्से में पैसे हुए तो। 27 रुपये में हमें 2 समोसे और 1 चाय मिलती हैं। 2012 में भी ये रेट था। 2012 में भी हमें 2 समोसे और आधा कप चाय मिलती थी। नागरिक क्षेत्र में दिल्ली में बड़ा विवाद हुआ था उसके ऊपर कि यदि 32 रुपये आपके खिस्से में है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को चैलेंज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। तो याचिका दायर करने वाले वकील ने यह दलील दी थी कि 32 रुपये में दिल्ली में 6 केले मिलते हैं और इस 6 केले पर एक आदमी को अपना दिन गुजारना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 2 समोसे और 1 चाय पर जो दिन गुजारता है वो गरीब नहीं माना जाता। और बड़ा हो हल्ला हुआ इस पर कि इस प्रकार की गरीबी की व्याख्या की जाती है क्या, इस प्रकार के गरीबी का मजाक किया जाता है क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें हुई और सारे ही लोग इसके चलते असंतुष्ट थे। इस प्रकार से गरीबी की व्याख्या करने के बाद में तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत में गरीबों की गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या 26 करोड़ 98 लाख आंकी गई थी, करीब करीब 27 करोड़। परंतु जिस प्रकार से इस अहवाल पर, रिपोर्ट पर हो हल्ला हुआ, किसी को भी यह व्याख्या मंजूर नहीं थी। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 2 साल पहले सी रंगराजन समिति का गठन किया था कि फिर से एक बार गरीबी के निकष
गरीबी की क्राइटेरिया निश्चित की जाए और इस निश्चित किए गए क्राइटेरिया के आधार पर इस देश में, इस जनसंख्या में, देश की जनसंख्या में कितने गरीब हैं उनका आकलन किया जाए और उस आधार पर शासन की गरीबी निर्मूलन के लिए योजनाएं बनाई जाए। रंगराजन समिति ने सरकार को ये रिपोर्ट पेश की है कि भारत में गरीबी की जो व्याख्या है तो 42 रुपये जो कमाता है या एक दिन का खर्च कर सकता है शहर में, वो गरीब नहीं है, और 37 रुपये जो देहात में खर्चा करता वो गरीब नहीं है। इसके पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई थी। इसके पहले मुंटेक सिंह अहलूवालिया जब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि जो लोग शहरों में रहते हैं और 32 रुपये खर्चा कर सकते हैं वो लोग गरीब नहीं हैं, और देहात में जो 27 रुपये खर्चा कर सकते हैं या कमाते हैं वो गरीब नहीं हैं। उसके पहले उससे भी कम बताया गया था कि जो 22 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में कमाते हैं या खर्चा कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में 27 रुपये कमाते और खर्चा कर सकते हैं वो लोग गरीब नहीं हैं। तो ये गरीबी के साथ तो हमेशा से मजाक किया जाता है। नारे तो बहुत लगे, इंदिरा जी ने भी 1971 में नारा लगाया था गरीबी हटाओ बेकारी हटाओ। उसके ऊपर लोगों को भी ऐसा लगा था कि चलो इंदिरा जी कहती है तो इंदिरा जी सत्ता में आती है तो हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, बेकारी दूर हो जाएंगी, अब हम सब अमीर हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़े उम्मीद के साथ, बड़े तमन्ना के साथ इंदिरा जी की सरकार बनाई थी। 71 से लेके बीच में थोड़ा पीरियड छोड़ा तो 84 तक, यानी अंतिम दिनों तक, अंतिम सांस लेने तक इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, लेकिन यहाँ की गरीबी कम नहीं हुई, बेकारी कम नहीं हुई। बीच में यूपीए सरकार थी, वो गरीबों के बारे में जो भी कहती थी, तो आज जो सरकार में एनडीए है वो बार बार ये कहती थी यूपीए सरकार गरीबों की मजाक कर रही है। यूपीए सरकार के ज़माने में कुछ मंत्री जब बोल रहे थे कि भाई 32 रुपये में शहरी आदमी भरपेट खा सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है, 27 रुपये में देहात का आदमी ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार सकता है, तो यही अभी जो सरकार में बैठे हैं, चाहे सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भाई इतने में कैसा गुजारा हो सकता है। तब कांग्रेस के कोई लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ तो 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, कोई बोलता था पंजाब में आओ तो 1 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। आज वही हालत एनडीए की है। अभी यूपीए बोल रही है कि रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई है तो ये रिपोर्ट गरीबों का मजाक है। अंबिका सोनी बोल रही है गरीबों का मजाक है, लेकिन अभी एनडीए वाले खामोश है। तो सवाल ये है कि गरीबी कैसी है, क्या है, ये बात बाद में है। गरीबों के साथ हमेशा से मजाक होता आया है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जीते हैं, इसका सर्वेक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए पहले सुरेश तेंदुलकर समिति को बिठाया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 211 का पूरा सर्वेक्षण करके अपना रिपोर्ट तत्कालीन कांग्रेस सरकार को पेश किया था। उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि कम से कम अंदाजन 28 करोड़ लोग भारत में गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। उसके जो नॉर्म्स उन्होंने बताए थे और उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकला था, उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि प्रतिदिन ग्रामीण विभाग में जो व्यक्ति 27 रुपये कमाती है और शहरी विभाग में जो व्यक्ति 30 रुपये कमाती है, ऐसे व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे नहीं लेना चाहिए। वो रिपोर्ट जब पेश की गई तत्कालीन
कांग्रेस सरकार को, और उसके जो रिजल्ट्स आए उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। उस वक्त के योजना आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अहलुवालिया, उन्होंने तो ये कहा था कि प्रतिदिन 30 से 35 रुपए जिसको मिलते हैं वो अच्छी तरह से जी सकता है। उसके बाद रंगनाथन कमेटी बैठाई गई, और अभी ये रंगनाथन कमेटी ने इस देश में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जीते हैं उसका रिपोर्ट पेश किया। अभी लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो गया है, शायद हो सकता है कि ये अधिवेशन में उस पर चर्चा होगी। रंगनाथन कमेटी ने क्या किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि 27 करोड़ के बजाय उन्होंने 30 करोड़ का फिगर दिया है, और यानी 30 करोड़ लोग आज भी इस देश में गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे है। और ये देते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि प्रतिदिन जिसको ग्रामीण विभाग में प्रतिदिन जिसको 27 से 30 रुपये मिलते हैं वो व्यक्ति, और शहरी विभाग में जिसको 30 से 33 रुपये मिलते हैं वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ सकता है। ये उन्होंने दी हुई जो संख्या है उसको किस आधार पर निकाला गया ये कहना तो मुश्किल है। गरीबी के निर्मूलन के लिए शासन अनेक योजनाएं तैयार करती हैं। तेंदुलकर पैनल के क्रिटिसिज्म के बाद में, बड़ी टिक्का टिप्पणी होने के बाद में, बड़ा हो हल्ला होने के बाद में अब हम देखेंगे कि सी रंगाराजन पैनल ने क्या सुझाव दिए हैं। सी रंगाराजन पैनल ने गरीबी के मोल मापदंड के लिए, गरीबी के मापन के लिए किस प्रकार से क्राइटेरियाज निश्चित की हैं। रंगाराजन पैनल कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया खर्च कर सकता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। यदि वह व्यक्ति प्रतिदिन 31 रुपया 99 पैसे खर्च करता है तो वो गरीब हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि कोई व्यक्ति 32 रुपया खर्च करता है अपने पर एक दिन के लिए तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति 31 रुपया 99 पैसे खर्च करता है तो वो गरीबी की रेखा के नीचे आएगा। और फिर इस वर्ग के लिए शासन की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए वह व्यक्ति पात्र माना जाएगा। उसी प्रकार से नागरिक क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये की क्राइटेरिया रखी गई है। यह आमदनी का क्राइटेरिया नहीं है, यह खर्च का क्राइटेरिया है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना खर्च करता है। इस आधार पर गरीबी की नापतोल की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया रखा गया है और नागरिक क्षेत्र में 47 रुपया रखा गया है कि जो व्यक्ति 47 रुपया खर्च कर सकता है अपने ऊपर वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी ये राय है कि अगर प्रतिदिन शहरी विभाग में 30 या 35 रुपए तक के जिसको मिलते हैं वो अगर गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है तो एक्चुअल गरीबी की परिभाषा क्या है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। मैं तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने भी इस पर मैंने लिखा था, तो मैंने जो लिखा था उसमें भी ये पूछा था कि कांग्रेस सरकार ये बताए कि एक्चुअल गरीबी चीज़ क्या होती है और अमीरी चीज़ क्या होती है। आज ये जो नया सरकार आया है भाजपा का, इसको भी ये रंगनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको देखकर मैं ये सवाल करूँगा कि ये सरकार भी इसकी परिभाषा करे कि गरीब क्या होता है और अमीर क्या होता है। मेरा कहना तो ये है कि इस देश में गरीबी रेखा के नीचे
की रेखा खींचने के पहले अमीरी की रेखा खींचनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश में गए 62 साल में 35 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास 7,965 करोड़ रुपए की जायदाद है। इसका मतलब यह है कि ये 62 साल में अमीर सबसे अमीर हो गया, अमीरी बढ़ती गई। इस देश में कितने लखपति है, कितने करोड़पति है, कितने अब्जोपति है, इसके भी फिगर आते हैं, मगर वास्तविक रूप में कितने गरीब है इसके फिगर कभी ना तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिए, और मुझे नहीं लगता कि ये नई सरकार जो आई है भारतीय जनता पक्ष की ये देगी। इसके पीछे क्या कारण होगी, इस पर जब मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो या चाहे रंगनाथन कमेटी हो, ये कमेटी के चेयरमैन से लेकर समिति के जो सदस्य होते हैं, ये गरीबी में पैदा होने वाले सदस्य नहीं होते। ये जो है बिल्कुल हाईफाई और लाखों रुपए पगार कमाने वाले और भत्ते लेने वाले अधिकारी होते हैं। सस्ता अनाज देने के बाद में भी तो उसके पास खरीदने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो खरीदने के लिए अगर ताकत उसके पास रखनी है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ाना होगा। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जब तक उसके हाथ को आप काम नहीं दोगे, उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करोगे, उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं करोगे, तो सस्ता अनाज होने के बाद में भी वो खरीदने के लिए उतने पैसे भी कहां से लाएगा। तो सरकार ने ये भी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो लोगों को हर हाथ को काम कैसा मिले, उसके लिए ऐसी नीति तैयार की जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जा सके। और ये अगर सरकार कर पाई, सरकार ने अगर ये नियंत्रित करके किया तो महंगाई पे नियंत्रण किया जा सकता है, बेकारी पे नियंत्रण किया जा सकता है। इतना ही नहीं तो ये लोगों को जो रोजाना उसके जीने के लिए लगने वाली चीजें हैं वो भी उपलब्ध हो सकती है। तो सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए। सरकार केवल चुनाव के लिए अगर घोषणा करती है और चुनाव के बाद में उसके उल्टा कार्यक्रम करती है तो उससे जनता की भलाई नहीं होगी। रंगाराजन पैनल के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 36 करोड़ 30 लाख लोग, 36 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स में, इस सांख्यिकी में थोड़ा सा और जाएंगे। एक आदमी तो अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसका परिवार रहता है। और सामान्यतः भारत में यह माना जाता है कि 5 आदमी का एक परिवार बन जाता है। शायद एक आधा बुजुर्ग परिवार में हो, पति पत्नी 2 लोग परिवार में हो और 2 बच्चे, इनको मिलाकर 5 लोगों का एक स्टैंडर्डाइज, एक प्रमाणित परिवार माना जाता है जिसमें 5 लोग सदस्य हैं। यदि गरीबी की सीमा रेखा जो निश्चित की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया है, इसके आधार पर 5 लोगों के परिवार के लिए यदि महीने की आमदनी नहीं, यदि महीने का खर्च 4,800 रुपया है, 4,800 रुपया है, तो वह परिवार गरीब नहीं माना जाएगा। वह परिवार गरीब नहीं माना जाएगा। 4,800 रुपये से महीने का खर्च कम है तो वो परिवार गरीब माना जाएगा। इसी प्रकार से हम शहरी परिवार के लिए भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह गरीब, तो आप सोच सकते हैं कि 5,000 रुपये में एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र में जी सकता है, जीने की संभावना है। और फिर कल्पना कीजिए कि 5 लोगों का परिवार है, इतना खर्च करने के लिए उसको रोजगार भी चाहिए, उसको आमदनी भी चाहिए। तो इस संख्या के आधार पर,
इस निकष के आधार पर, इस क्राइटेरिया के आधार पर एक व्यक्ति अपना परिवार चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में यदि 160 रुपया रोज कमाता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। मगर उसको कितना मिलना चाहिए? कम से कम उसे 160 रुपया रोज मिलना चाहिए। यदि वो शहर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है, तो उसको 235 रुपया रोज की कम से कम आमदनी चाहिए इतना खर्च करने के लिए। इसमें यह भी माना गया है कि उसको रोज काम मिलेगा, हफ्ते में 7 दिन काम मिलेगा, महीने में 30 दिन काम मिलेगा और साल में 365 दिन काम मिलेगा। यदि इतना काम उसको मिलता है, इतनी आमदनी उसकी होती है, रोज 160 या 235 रुपया इतनी आमदनी उसको होती है, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति गरीब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक परिवार में यदि एक रोज के 160 रुपये आते हैं और वो 160 रुपया अपने ऊपर खर्च करते हैं तो उनको गरीब नहीं माना जाएगा। मेरा यह सजेशन है कि अगर सही मात्रा में गरीबी रेखा के नीचे किसको लेना है और नहीं लेना है, इसकी परिभाषा करनी है, तो ऐसी कमेटी की नियुक्ति की जाए, ऐसा उसका चेयरमैन हो कि जो बिल्कुल गरीबी से आया है और गरीबी से धीरे धीरे करके ऊपर गया है, वो वास्तविकता बता सकता है। जो लोग लाखों रुपए कमाते हैं और एसी में बैठकर निष्कर्ष निकालते हैं, वो लोग सही मात्रा में गरीबी रेखा को नहीं निश्चित कर सकते। आज बाज़ार में शक्कर का जो दाम है वो 60 रुपये के ऊपर है। आज ही मैंने मेरी श्रीमती जी को पूछा कि फल्ली तेल का भाव क्या है, इसका जो सब्जियां हैं 40 रुपये किलो बाज़ार में सब्जी मिलती है और रंगनाथन कमेटी ये बोल रही है कि प्रतिदिन जिसको 33 रुपये मिलते वो गरीबी की रेखा के नीचे है। यानी बहुत ही हंसने लायक सारी की सारी चीज़ है। इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये विद्वान लोग हैं या जानबूझकर इस प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं, जानबूझकर सरकार को बचाने के लिए या असंतोष ना पैदा हो इसके लिए इस प्रकार का रिपोर्ट देते हैं। मैंने कई बार कहा कि जब चुनाव के दरमियान भी ये नारे लगाए जा रहे थे कि ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये महंगाई कम कैसी की जाए, तो तब भी मैंने कहा था कि महंगाई अगर कम करना है तो सरकार के पास में कोई नीति होनी चाहिए। और सरकार के पास क्या नीति हो सकती है? किसान अगर अपना अनाज पैदा करता है और खुद बेचता है तो सरकार नियंत्रित कैसे कर सकती है? वो किसानों को नहीं कह सकती है कि आप किस कीमत पे ये गेहूं बेचना चाहिए या चावल बेचना चाहिए। माल तो वो पैदा कर रहा है, जो सब्जी भाजी पैदा कर रहा है, फल पैदा कर रहा है, उसको अगर ये कहेंगे कि आपने ये भाव में बेचा तो वो कैसा मानेगा? क्योंकि वो तो आज़ाद है उसकी कीमत क्या, कौन से कीमत में बेचना है। दूसरी बात रही व्यापारी की, किसानों से भले ही बहुत सस्ते में व्यापारी खरीदते होंगे, लेकिन यहाँ स्टोर करने के बाद में व्यापारी लोग उससे 3-4 गुना ज़्यादा दाम लेकर वो माल बेचते हैं, तो वो व्यापारी पे नियंत्रण कैसा होगा? पहले सरकार कहती थी व्यापारी कीमतें बढ़ती है तो वो केवल एक फैक्टर पैदावार कम हुई ज़्यादा हुई इससे ही नहीं बढ़ती, तो उसके लिए जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है वो जो व्यापार तय करता है कि हमने इंपोर्ट और आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा करना चाहिए, हमारे देश में उसकी कोई नीति नहीं। जब यहाँ ज़्यादा पैदावार होती है तो सस्ते दाम में विदेश में निर्यात करते हैं और जब यहाँ स्टॉक खत्म हो जाता है, माल नहीं मिलता, तो वही हमने भेजा हुआ माल ज़्यादा कीमत देकर विदेश से मंगाते हैं। व्यापारी तो व्यापार करने में जब यहाँ से माल बाहर भेजते तब भी पैसा कमा लेते हैं और वापस लाते हैं आयात करते तब भी कमा लेते हैं, लेकिन जनता को वो भुगतना पड़ता। पहले सस्ते में माल बाहर जाता, किसानों का माल है वो बाहर जाता सस्ते में, वापस आता वही महंगे में और यहाँ के लोगों को महंगा खरीदना पड़ता है। तेंदुलकर पैनल हो या रंगाराजन पैनल हो,
तेंदुलकर पैनल 25 रुपए की बात करता है, रंगाराजन पैनल 32 रुपए की बात करता है। तो क्या यह पैनल ये सोचता है कि इस 32 रुपए में यह सारे खर्च आ जाएंगे? अन्न, वस्त्र, निवास। आदमी सिर्फ पेट के भरोसे जिंदा रहता है। आज किसी भी सभ्य समाज में आदमी की जरूरतें इस प्रकार से गिनाई जाती हैं। अन्न चाहिए, बिना अन्न के जिंदा नहीं रहेगा। वस्त्र चाहिए, क्योंकि आदमी है, बिना वस्त्र के जी नहीं सकता। निवास भी उसको चाहिए। उसके बाद में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की सुविधा चाहिए। उसके बाद में स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। और अभी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा और पानी, ये दो चीजें भी अनिवार्य मानी गई हैं। जब तेंदुलकर पैनल हो या रंगाराजन पैनल हो, तेंदुलकर पैनल 25 रुपए की बात करता है, रंगाराजन पैनल 32 रुपए की बात करता है। तो क्या यह पैनल ये सोचता है कि इस 32 रुपए में यह सारे खर्च आ जाएंगे? अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, आरोग्य, ऊर्जा और पानी, सारी चीजें आ जाएंगी। क्या यह सोचता है रंगाराजन पैनल कि यह आदमी सिर्फ पेट के भरोसे जिंदा रहता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि रंगाराजन ने आदमी को आदमी नहीं माना है। रंगाराजन आदमी को सिर्फ बीइंग मानता है, प्राणी मानता है। और उसके चलते सिर्फ इस प्रकार के क्राइटेरिया निश्चित किए जाते हैं। और यह क्राइटेरिया निश्चित करने के बाद में राइट टू फूड अधिकार के अंतर्गत यदि उसको कुछ गेहूं दिया गया, उसको कुछ चावल दिया गया, तो रहेगा वो जिंदा, उसको बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रंगाराजन पैनल पर विचार करते समय हम लोगों ने आदमी को आदमी मानकर विचार करना चाहिए। आदमी को सिर्फ पेट है इस प्रकार का प्राणी नहीं मानना चाहिए। सरकार कहती थी, भारत की सरकार, कि भाई हमारे यहाँ 27% गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। विश्व बैंक थी, वो कहती थी कि यहाँ 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। तेंदुलकर समिति थी, वो बोलती थी 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता समिति थी, उसने तो कहा था कि 77% लोग 20 रुपये से कम आमदनी पे यहाँ जी रहे हैं। तो ये सभी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो आज के हालात में 100 रुपये रोजी भी किसी को मिलती है तो वो ठीक से गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग जिसके पास मकान नहीं तो उनको किराया से रहना पड़ता है। और आज कहीं भी किराया 2-3 हज़ार से नीचे नहीं होता, तो 100 रुपया डेली कमाने वाला भी 3,000 रुपये महीना कमाएगा, उससे किराया नहीं दे सकता, तो फिर उसका खाने की बात अलग है। सिर्फ खाना कितने में मिलता है इससे गरीबी नहीं तोली जा सकती, क्योंकि खाने के साथ साथ लोगों को शिक्षा भी चाहिए, खाने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य भी चाहिए, खाने के साथ साथ उसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके अन्न वस्त्र निवारा के लिए, उनके रहने के लिए, गुजारे के लिए सारे जो साधन चाहिए, तो वो आज हजारों कमाने के बाद में भी पूरे नहीं होते। और इस देश में कोई भी सरकार, चाहे यूपीए की हो, एनडीए की हो, सरकार गरीबों के भलाई के लिए, नौजवानों के भलाई के लिए, मजदूरों के भलाई के लिए, या जो बेघर लोग हैं उनके, बेकार लोग हैं उनके भलाई के लिए सोचती नहीं है। ऐसी समितियां, उसके सदस्य, उनके चेयरमैन और उन्होंने दी हुई रिपोर्ट, उसके पीछे मैं सामाजिक मानसिकता क्या होगी ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पक्ष है, उनके नेता है, या तो यहाँ के जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति हैं, या तो आईएएस
आईपीएस हुए हर महीना बहुत ज़्यादा राशि का वेतन लेने वाले जो लोग हैं, इनकी जो सामाजिक मानसिकता होती है, ये सामाजिक मानसिकता कतई गरीब आदमी के साथ नहीं होती। जब तक के राजनीतिक नेता, उसका पक्ष या देश के पूंजीपति या समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले अधिकारी होंगे, उनकी मानसिकता अगर गरीबी के बारे में सहानुभूति रखने वाली नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, आदमी जो भी विचार करता है और उसके हाथ से जो भी कार्य होता है, उसके पीछे उसकी मानसिकता काम करती है, और ख़ास करके हमारे यहाँ सामाजिक मानसिकता काम करती है। गए 62 साल में क्यों आज भी 30 करोड़ 33 करोड़ लोग गरीब है ऐसा कहा जाता है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत सबल होते जा रहा है, पूरे विश्व में महासत्ता बनने जा रहा है। तो महासत्ता एक्चुअल किसकी है? केवल 15% लोग अगर अब्जोपति बनते हैं, 15% लोग अगर करोड़पति बनते हैं, लखपति बनते हैं, 15% लोगों को ही अगर रोजगार मिलता है, 15% लोगों के पास ही अगर पूरी अर्थव्यवस्था जाती है, और 85% लोग अगर भूखे नंगे रहते हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं होता है, आज अकाल जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अदानी अंबानी को इस अकाल का या किसी राजनीतिक नेता को इस अकाल का मुकाबला करना होगा। मगर हमारा किसान है, हमारा खेतिहर मजदूर है, हमारा कामगार है, और चाय टपरी, पान टपरी जैसे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को ही इस अकाल जैसी स्थिति का कड़ा मुकाबला करना पड़ता है और बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। 32 रुपए में एक आदमी 2 समय का खाना खा सकता है। 32 रुपए में एक आदमी क्या जिंदा रह सकता है? 32 रुपए में क्या एक आदमी पेट भर खाना, एक समय का भी पेट भर खाना खा सकता है? और फिर जो कभी भी ढाबे में जाकर खाना नहीं खाते, जो कभी भी रोड साइड में जाकर कभी खाना नहीं खाते, जिनको कभी भी भूखे रहने का अवसर, वो फिर कल्पना करते कि हाँ जी सकता है। प्लानिंग कमीशन ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी थी कि इतने रुपए का तेल, इतने रुपए की चीनी, इतने रुपए की चाय, इतने रुपए की दाल, इतने रुपए का चावल मिलाकर आदमी 25 रुपए में जी सकता है। एक दिन का खाना हो सकता है। ऐसे तर्क दिए जाते हैं और गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। आम आदमी की भाषा में यदि बोलना है तो सीधा साधा ये कहा जाता है कि जिस आदमी को 2 समय का भरपेट खाना अपनी आमदनी से नहीं मिल सकता, वो गरीब है, और उसको शासन ने सहूलियतें देनी चाहिए, उसको शासन ने सब्सिडी देनी चाहिए, उसको शासन ने सहायता करनी चाहिए। अब इसके लिए वो कितना खर्च करता है, क्या खर्च करता है, क्या खर्च नहीं करता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। दुनिया में जब गरीबी की मौजमाप की जाती है, दुनिया में जब गरीबी का आगमन किया जाता है, गरीब किसको कहा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या जब दुनिया में की जाती है, तो ये सिंपल क्राइटेरिया है कि जो भूखा है वो गरीब है, जिसको 2 जून का खाना नहीं मिलता वो गरीब है, जिसके बच्चे को खाना नहीं मिलता वो गरीब है। और फिर इस आधार पर अमेरिका में यह कहा जाता है कि किसको कितनी आमदनी है ये मालूम नहीं। हम लोग देश के विकास का पैमाना जब निश्चित करते हैं तो देश के विकास का पैमाना देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय मापी जाती है। औसत आय जितनी है उस आधार पर उस देश के आर्थिक विकास का पैमाना निश्चित किया जाता है। मैंने कई बार कहा था कि सरकार को अगर सही में गरीबी नियंत्रण करना है या महंगाई पे नियंत्रण करना है
तो इसके ऊपर कंट्रोल सरकार का होना चाहिए, उसका नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। और सरकार का नियंत्रण कैसा होगा, तो उसके लिए मैं सुझाव भी दिया था कि भारत में हजारों करोड़ एकड़ जमीन खाली पड़ी है, सरकार एक एक दो दो एकड़ आधा एकड़ लोगों को बांट रही है। जिसको 1 एकड़ 2 एकड़ देते वो उसमें ना तो फसल उगा सकता है, खेती कर सकता है, क्योंकि उतने से इसमें ना उसका गुजारा होगा ना मजदूरी निकलेगी उसकी। तो ऐसे समय मेरा सुझाव था कि सरकार ने सरकारी खेती करनी चाहिए। सरकार के पास साधन है, सरकार की जमीन है, सरकार ने वो जमीन अपने कब्जे में लेकर लाखों एकड़ के फार्म बनाकर सरकार अगर सरकारी खेती करती है, मनरेगा के नाम से जो सस्ते में मजदूर सरकार के पास अभी देहातों में उपलब्ध है, वही मजदूरों को सरकार ने अपने खेती पर काम पे लगा दिया, तो उनको भी पूरे दिन काम मिलेगा। जो आजकल साल में 100 दिन देने की बात करती है सरकार, तो उनको पूरे दिन काम भी दिया जा सकता है। और सरकारी खेती होने के कारण पैसे का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार के पास में पर्याप्त पैसा है, साधन है, वो सिंचाई की व्यवस्था करती है, आधुनिक पद्धति से खेती कर सकते हैं, नए नए तंत्रज्ञान से फसलें उगा सकती है। तो जो किसान जितनी पैदावार करता है उससे 3 गुना सिंचाई के और बाकी साधन लगाकर सरकार कर सकती है। और ऐसी फसल जब सरकार के पास आएगी तो सरकार ने इतना अनाज, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चावल हो, गेहूं हो, जो रोजमर्रा के जिंदगी के लिए अनाज चाहिए, तो वो सारा अनाज सरकार अपने गोदामों में स्टोर करके साल भर अगर यहाँ के जनता को सप्लाई कर सकता है, तो अपने आप यहाँ के कीमतों को नियंत्रित रखा जा सकता है। फल सब्जी के बारे में भी सरकार अगर सरकारी खेती में फल सब्जी उगाती है और उसके लिए उचित भंडारण की व्यवस्था करके उसको कोल्ड स्टोरेज बनाकर उसमें अगर माल रखती है, तो समय समय पर लोगों को जब खेती से सीधा निकलता बाजार में जाता तब तो कोई उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तब कीमतें ही कम रहती है। लेकिन अभी जैसे जुलाई अगस्त के बाद में जब किसानों के खेत में कोई फसल नहीं होती, ऐसे समय कीमतें जो बहुत बढ़ती है, उसके ऊपर नियंत्रण के लिए सरकार ने पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज या भंडारण की व्यवस्था गोडाउन बनाकर की, और उसमें अगर उसको स्टोरेज करके रखा और ऐसे समय जब किसानों के खेती में माल नहीं रहता तब लोगों को उचित दाम में सप्लाई किया, तो महंगाई पे नियंत्रण हो सकता है। और दूसरी एक बात है कि लोगों को महंगाई पे केवल नियंत्रण करने से ही काम नहीं होगा। हमारे यहाँ के राजनीतिक पक्ष गए 62 साल में केवल पूंजीवादी व्यवस्था के लिए काम करते आए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने, उनकी सामाजिक मानसिकता कभी बहुजनवादी नहीं रही। मैं तो मेरे चिंतन के बल पर ये कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो स्टेट सोशलिज्म की बात की है, स्टेट सोशलिज्म पे अगर नेहरू से लेकर कल परसों तक के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक अगर कोई ठीक से अमल करता, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसानों को खुदकुशी करनी होती। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से तेंदुलकर समिति ने और रंगनाथन समिति ने निष्कर्ष निकाले हैं, इस तरह से बिल्कुल मजाक उड़ाने वाले निष्कर्ष भी नहीं निकाले जाते। ये समझ में नहीं आता है। तो इसके पीछे जो है, जो लोग काम करते हैं और जिनके लिए काम करते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हुए, चाहे वो रिजर्व बैंक का गवर्नर हो या कोई IAS IPS ऑफिसर हो या कोई राजनीतिक नेता हो, ये गरीबों के लिए काम ही नहीं करते। ये एक्चुअल काम करते हैं, ये पूंजीवादियों के लिए काम करते हैं। और हम लोगों को गरीबी की व्याख्या करते समय जिस व्यक्ति की इन 7 आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उस व्यक्ति को गरीब मानना चाहिए। और इन 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके लिए सरकार को उपाय योजना करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट टू लिव यह संविधान ने दिया हुआ मौलिक अधिकार है। और राइट टू लिव के अंतर्गत इस प्रकार की प्रतिष्ठित सम्माननीय आजीविका, जो आजीविका व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, निवास,
शिक्षा, आरोग्य, ऊर्जा और पानी उपलब्ध करवाए। इस प्रकार की आजीविका उपलब्ध करवाने की उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी शासन पर है और यह उस व्यक्ति का अधिकार है। रंगाराजन पैनल को हमें इस दृष्टि से देखना होगा और ये जो आंकड़े दिए जाते हैं, इन आंकड़ों के भ्रम जाल में हमें उलझने की आवश्यकता नहीं। हमें अपनी व्याख्या प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उस व्याख्या के आधार पर गरीबी का आगणन करना पड़ेगा, उस व्याख्या के आधार पर गरीबों का आगणन करना पड़ेगा और वह गरीब प्रतिष्ठित जीवन जी सके, इसके लिए आजीविका का प्रबंध करना होगा। और इस दृष्टि से हमने सी रंगाराजन पैनल के इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि बहुजन समाज के लोग भी, खास करके बहुजन समाज का जो पढ़ा हुआ शिक्षित उच्च शिक्षित वर्ग है, मैं समाज में काम करता हूँ कार्यकर्ता करके, एक अभ्यासक करके, तो मुझे बड़ा अजब लगता है कि हमारे बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, वो भी ऐसी बातों पर विचार नहीं करते और अपने लोगों में जाकर उनको जागरूक करने का काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इसी मानसिकता का भी गैर फायदा राजनीतिक नेताओं की ओर से और ऐसे अधिकारियों की ओर से उठाया जाता होगा और इसीलिए रंगनाथन कमेटी ने जो अहवाल पेश किया, इस प्रकार से रिपोर्ट दी जाती होगी। तो आज यहाँ जरूरत जो है, वो जरूरत ये नहीं है कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आए, गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग गए। सारे अर्थशास्त्री हमने देखे, हमने वित्त मंत्री चिदम्बरम देखा, हमने मुंटेक सिंह अहलुवालिया देखा, हमने मनमोहन सिंह देखे, या अभी रंगराजन भी हो, सारे हमारे अर्थशास्त्री जो है, वो सारे के सारे अर्थशास्त्री एसी रूम में बैठकर गरीबों की व्याख्या करते हैं कि गरीबी कितने रुपए में आकी जाए। तो ये देश के साथ बेईमानी है। उनको लाखों तनख्वाह मिलने के बाद में भी उनका पेट नहीं भरता या उनको नहीं लगता वो खुशहाल है, तो फिर गरीबों के साथ 40 रुपए रोजी कमाने वाला, 42 रुपए रोजी कमाने वाला अगर उनको गरीब नहीं लगता है, तो इससे बड़ी गरीबों के साथ कोई मजाक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को रोजी रोटी वो उपलब्ध करा के दे सके। केवल चुनाव के पहले घोषणाएं करते रहे और चुनाव के बाद में उसको मुकर जाए, तो ये बात समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। और नए सरकार भी बनने के बाद में हमने जो अनुभव लिया, वो अनुभव कोई अच्छा नहीं। उन्होंने सरकार बनने के पहले जो कहा था कि हम गरीबी पे नियंत्रण करेंगे, बेकारी पे नियंत्रण करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें से कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। जो पहले हो रहा था उससे उल्टा हो रहा है। और इतना ही नहीं तो पहले से कम जितनी कीमतें पहले सरकार में थी उतने भी स्थिर रही थी, तो हम समझ सकते थे कि सरकार नहीं आई है, उनको समझने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन उससे कीमतें अगर ज़्यादा बढ़ती है तो फिर कहेंगे कि वो पुरानी सरकार थी, उससे भी ये सरकार बदतर है और पहली भी सरकार गरीबों के साथ मजाक करती थी। अभी की जो सरकार है वो सरकार और ज़्यादा मजाक कर रही है, यही हमें कहना पड़ेगा।